हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन अब में सबका स्वागत है। दोस्तों, परचम की ये बुक हम लोग कवर कर रहे थे और इसमें हमने परचम की इस बुक में जो है बहुत कुछ कवर कर लिया है। आज इसमें जो बचा है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, हमने देखो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब कुछ कवर कर रखा है, जनरल साइंस भी। बचा क्या है? बचा है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का एक छोटा सा सेक्शन है, बहुत बड़ा नहीं है। इन्वायरमेंट के उस सेक्शन को आज एक मास्टर वीडियो में मैं अभी आपको दे दूंगा, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इन्वायरमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसमें कुछ बचेगा ही नहीं। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आज देखेंगे, एक मास्टर वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मास्टर वीडियो में हम लोग इन्वायरमेंट को देख लेंगे। चलिए चलते अपने टारगेट पेज पे। इंडियन ज्योग्राफी से पहले क्या है? हाँ, यही है इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बहुत ज़्यादा नहीं है, मास्टर वीडियो में अभी आपको दे देता हूँ। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले कहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इन्वायरमेंट की ये मास्टर वीडियो इस बुक को कंप्लीट कर देगी। ठीक है, कंप्लीट आपको पूरा मैं आपको सिलेबस मैंने दे दिया, एक तरीके से पूरा ही बुक कवर करके मैंने दे दिया। चलिए स्टार्ट करेंगे। इकोसिस्टम से पहला सवाल, द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इनहैबिटेटिंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड। इसे हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इनहैबिटिंग different levels is called stratification. The pyramid of culture does not belong to the group of ecological pyramid. इकोलॉजिकल पिरामिड में पिरामिड ऑफ कल्चर नहीं आता है। ठीक है, रेमंड एल लिंडेमैन स्टडीड द ट्रॉफिक डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ इकोलॉजी। कब पढ़ी थी? तो इन्होंने 1948 में जो है स्टडी की थी। ठीक है, रेमंड एल लिंडरमैन ने 1942 में ट्रॉफिक डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ इकोलॉजी की पढ़ाई करी थी। चलिए अगला देख लेंगे। अगला कहता है कि एन एबायोटिक कंपोनेंट दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द इन्वायरमेंट इज वाटर। दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक ऑल ह्यूमन बींग, ऑल एनिमल्स। ठीक है, बायोटिक ऑल प्लांट्स आर पार्ट ऑफ बायोटिक्स। और वैसी चीज़ में जिसमें कि जान नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ए बायोटिक। उसे हम क्या कहेंगे? ए बायोटिक कहेंगे। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? ए बायोटिक कह लेंगे। ठीक है, तो बायोटिक और ए बायोटिक आप समझना। ठीक है, बायोटिक और ए बायोटिक। बायोटिक में जिसमें जान हो वो बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट कहा जाएगा, जिसमें जान नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? एबायोटिक। अगला देखते हैं, इंटर स्पेसीज इंटरैक्शन दैट हैव ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन एंड और सर्वाइवल आर कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। ठीक है, इंटर स्पेसी का जो इंटरेक्शन होता है म्यूचुअलिज्म के थ्रू ही होता है। दैट हैव ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन एंड और सर्वाइवल, उसे हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। The correct sequence of zones in a pond ecosystem from bottom to top. Bottom to top में अगर आप पॉन्ड सिस्टम में जाओगे तो सबसे बॉटम में मिलेगा हाइपोलिम्नियन, फिर आएगा थर्मोक्लाइन, फिर आएगा इपीलिम्नियन। ठीक है, ये आपका जो है करेक्ट सीक्वेंस होगा। An ecosystem that exchanges both energy and matter with its surroundings is called an open ecosystem. An ecosystem that exchanges both energy and matter with its surrounding is called an open ecosystem. The basic requirement for functioning and maintenance of an ecosystem is input of solar energy. बिना सन के एनर्जी के कोई भी इकोसिस्टम सर्वाइव ही नहीं कर सकता। Famous scientist for studying the life of plants in the Indian dunes in 1896 is Henry Chandler Cowles.
ठीक है, हेनरी चैडलर कॉल्स। द स्टैंडिंग क्रॉप इन पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल इज measured as biomass. The standing crop in a particular level is measured as biomass. The scientist who proposed the term, the scientist who proposed the term ओकोलॉगी, ओकोलॉगी जो है ये टर्म जो है किस साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था, ताकि डिफाइन किया जा सके स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर इन्वायरमेंट। 1866 में ये अर्नेस्ट हैकेल ने जो है टर्म को जो है कॉइन किया था। द वर्ड इकोलॉजी, द वर्ड इकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोलॉजिक, ओइकोलॉजी, जो कि अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में ये वर्ड दिया था। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि द वर्ड इकोलॉजी, द वर्ड इकोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोलॉजी, सेम ही है, ठीक है। चार्ल्स एल्टन क्वाइन द टर्म पिरामिड ऑफ नंबर्स, कब ये जो है क्वाइन किया इन्होंने, तो 1972 में, ठीक है। चार्ल्स एल्टन क्वाइन द टर्म पिरामिड ऑफ नंबर्स कब किया था, तो 1972 में। द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ट्रॉफिक लेवल इन फूड वेब इज फिटोप्लैंक्टन, जो कि सन की एनर्जी से अपना जो है फिटोप्लैंक्टन, ठीक है, ये आपका समुद्र में रहते हैं फिटोप्लैंक्टन। एन एग्जाम्पल ऑफ एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो है एक गार्डन देख लो, ह्यूमन मेड होता है, मैन मेड होता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। मिलीपीड्स, स्प्रिंग टेल्स, वुड लाइस, डंग फ्लाइज एंड स्नेल्स आर डीकम्पोजर्स, ठीक है। मिलीपीड्स हो गए, स्प्रिंग टेल्स हो गए, वुड लाइस हो गए, डंग फ्लाइज हो गए, स्नेल्स हो गए, दे आर डीकम्पोजर्स। In a pyramid of biomass, the base with highest biomass is occupied by producers. In a pyramid of biomass, the base with highest biomass जो है वो producers का ही होता है। The scientist whose research provided revolutionary new insights into how energy and nutrients flow through ecosystem, इनका नाम है रेमंड एल लिंडमैन। Deserts, rainforest, coral reefs and mangroves, they are feature of what? Deserts हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया, कोरल रीफ हो गया, मैनग्रोव हो गया, दे आर फीचर ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। किसके फीचर हैं, तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के फीचर हैं। द वन हु बिलोंग्स टू ओमनीवोर कैटेगरी ऑफ इकोसिस्टम इज ह्यूमन बीइंग। द वन हु बिलोंग्स टू द ओमनीवोर कैटेगरी ऑफ इकोसिस्टम वो है ह्यूमन बीइंग्स। All green plants and certain blue-green algae that can produce food by photosynthesis are called producers. All green plants and certain blue-green algae that can produce food by photosynthesis, they are called producers. उन्हें क्या कहेंगे, producers. The total number of organisms living in both plants and animal in a given area is called biomass. The total number of organisms living in both plants and animals in a given area is called biomass. Autotrophs are not classified under consumers. Autotrophs जो हैं वो classified नहीं है under consumers. The narrow zone of contact between lithosphere, hydrosphere मतलब वाटर से रिलेटेड, एंड एटमोसफियर उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। और इनका जो कांटेक्ट है, नैरो जोन होता है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी एग्जिस्ट करता है और नेचुरल वेजिटेशन भी रहता है, इसे जो है बायोस्फीयर कहते हैं। नैरो जोन होता है, ऐसा एक जोन होगा, वाटर बॉडी भी होगी, एटमोसफियर तो इसके सराउंडिंग होगा ही होगा, और लैंड के ऊपर जो है लिथोस्फीयर हो गया, और वहाँ पे ग्रीनरी और वाइल्ड लाइफ है, तो बायोस्फीयर। द स्टडी ऑफ रिलेशंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स टू देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड इकोलॉजी। The study of relation of animals and plants to their surrounding is called ecology. Ernest Haeckel coined the term ecology. Ernest Haeckel ने coin किया था term ecology को। The part of Earth's surface and atmosphere where plants and animals live is called biosphere. The parts of Earth's surface and atmosphere, ठीक है, where plants and animals live is called biosphere. There is a narrow zone where land, water, air together जो है आ जाते हैं,
वहाँ पे ग्रीनरी भी, लाइफ भी होती है, तो उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर कहते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर लार्जेस्ट फिक्सेटर ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, ग्रीन प्लांट जो है सोलर एनर्जी से ही फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाते हैं, तो दे आर द लार्जेस्ट फिक्सेटर। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होती है? ऑलवेज अपराइट होती है। ऑलवेज क्या होती है? अपराइट होती है। द ग्रास, रैबिट, फॉक्स, ये सीक्वेंस फूड वेब का सीक्वेंस है जो कि ग्रेजिंग फूड चेन है। द ग्रास, घास को रैबिट खा जाएगा, रैबिट को फॉक्स खा जाएगी। दिस इज द ग्रेजिंग फूड चेन। अगेन सेम ही क्वेश्चन। द मैरीन इकोसिस्टम हैज इन्वर्टेड बायोमास पिरामिड। द मैरीन सिस्टम हैज इन्वर्टेड बायोमास पिरामिड। इस तरीके का बनता है। Taiga is an example of forest ecosystem. Taiga is an example of forest ecosystem. The ecological pyramids in the ecosystem are of three types. ठीक है, the ecological pyramids in the ecosystems are of three types. कितने तरीके के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। The link X in the food chain, grass, इसके बाद इंसेक्ट, फिर फ्रॉग, फिर एक्स, फिर ईगल। ये जो है एक्स की जगह पे स्नेक आएगा इस फूड चेन में, जहाँ पे ग्रास को इंसेक्ट चढ़ते हैं, फ्रॉग खा जाता है इंसेक्ट को, फिर स्नेक खा जाता है फ्रॉग को, तो यहाँ पे स्नेक आएगा एक्स की जगह, और स्नेक को इन टर्न ईगल ले उड़ता है, खा जाता है। द लिविंग पार्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट इज नोन एज बायोटिक फैक्टर। लिविंग जो पार्ट है, द लिविंग पार्ट ऑफ organisms environment is known as biotic factor. Plants and animals are biotic component क्योंकि इनमें जान है। सनलाइट जो होती है abiotic component है। सनलाइट जो है abiotic component है क्योंकि इसमें कोई जान होती है क्या? नहीं। The relationship between two organisms where one benefits and other is unaffected, एक को फायदा हुआ दूसरा unaffected है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम कहते हैं कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म कहा जाता है उसे। क्या कहते हैं? कॉमेंसलिज्म। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। द कॉम्पोनेंट्स इंक्लूडेड इन फॉर्मेशन ऑफ एनी इकोलॉजी। इसमें दोनों होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक कॉम्पोनेंट दोनों होते हैं। बायोटिक कॉम्पोनेंट तो होगा ही होगा, एबायोटिक कॉम्पोनेंट भी होता है। द लार्ज कार्निवोरस और टर्सरी कंज्यूमर्स एग्जिस्ट एट विच लेवल ऑफ द फूड चेन? तो ये 4th लेवल पे रहते हैं। लार्ज कार्निवोरस यानी कि शेर हो गया, जिसे हम टर्सरी कंज्यूमर भी कहते हैं, वो 4th लेवल पे रहते हैं। रॉक्स एंड सॉइल्स आर एबायोटिक कंपोनेंट्स। रॉक्स एंड सॉइल्स क्या है? इनमें जान है क्या? नहीं, तो एबायोटिक है। इन्वायरमेंट विथ रेडिली अवेलेबल ऑक्सीजन, इसे हम एरोबिक इन्वायरमेंट कहते हैं। एरोबिक और एनारोबिक। एनारोबिक जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो, एरोबिक जहाँ पे ऑक्सीजन हो। Organisms dependent on producers are called consumers. Organisms dependent on producers are called consumers. Series of organisms feeding on one another is known as food chain. Series of organisms feeding on one another is known as food chain. Example of a territorial ecosystem, ये है सेमी एरिड एरिया। टेरिटोरियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल सेमी एरिड एरिया है। Microorganisms breaking down dead matter, they are called decomposers. Microorganisms जो कि dead matter को तोड़ते हैं, ठीक है, डिकम्पोज करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया एंड सो ऑन। न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर आर रेफर्ड टू एज सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जहाँ पे डेड एंड डिकेइंग मैटर पे जो है सर्वाइवल होता है, जैसे कि फंगस। एनर्जी कैप्चर्ड बाई ग्रीन प्लांट इज अप्रॉक्सीमेटली 1%। ठीक है, जितनी भी एनर्जी सन भेजता है धरती पे, उसका 1% कैप्चर कर पाते हैं ग्रीन प्लांट्स। अब आ जाइए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से सवाल। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से पहला सवाल देखिए, कहता है कि इंडियन अंटार्कटिक एक्ट जो कि 2022 में आया था, ये कौन लेके आया था? इंडियन अंटार्कटिक एक्ट जो कि 2022 में आया था, ये लेके आया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। नवदन्या मूवमेंट फाउंडर थे वंदना शिवा।
नवदन्या मूवमेंट फाउंडर वंदना शिवा। थर्ड आर इन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन इज रिसाइकल, रीयूज, रिसाइकल, ठीक है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ठीक है। थर्ड आर जो है वो रिसाइकल होता है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ये कब आया था? ये 1974 में आया था। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट कब आया था? 1974 में आया था। टॉप इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन अवार्ड, ये है गोल्डन पांडा अवार्ड। टॉप इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन अवार्ड गोल्डन पांडा अवार्ड है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फॉर्मेशन डेट कब है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फॉर्मेशन डेट है 18 अक्टूबर 2010 को, ठीक है। अब अगला टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। ईयर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी वाज एस्टेब्लिश, तो वो हुआ था 2003 में। ईयर इन विच नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी वाज एस्टेब्लिश, वो हुआ था 2003 में। स्पेसीज फाउंड इन ए पार्टिकुलर एरिया, उन्हें हम एंडेमिक स्पेसी कहते हैं, एंडेमिक स्पेसी कहते हैं। जैसे कि बंगाल टाइगर, बंगाल के उस एरिया में ही सुंदरी टाइगर, सुंदरी जो फॉरेस्ट है उसी एरिया में पाया जाए, उसे इंडेमिक कहेंगे। रामसर साइट डिक्लेरेशन 2020 में सूर्य सरोवर को किया गया था। अभी तो बहुत सारे आ गए, इसको छोड़ दो, इतनी ज़रूरत नहीं है इसकी। हाँ, ये जरूर याद रखना कि रामसर कन्वेंशन जो है वेटलैंड कंजर्वेशन से रिलेटेड है। इकोलॉजिस्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस वाज डेविड टिलमैन, डेविड टिलमैन। इकोलॉजिस्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस वाज कौन है? डेविड टिलमैन। इन सीटू कंजर्वेशन मेथड, ऐसा कंजर्वेशन मेथड जो कि जहाँ पे जो चीज़ है वहीं पे कंजर्व किया जाए, ठीक है। इन सीटू, इन सीटू मतलब कि यहाँ पे कंजर्वेशन की ज़रूरत है पर्टिकुलर जगह पे, तो वहीं पे की जाएगी। एक्स सीटू में क्या किया जाएगा कि मान लो कि चीता गायब हो रहे हैं, उनको उठा के यहाँ से ले जाके किसी पार्क बना दो, वहाँ पे रख दो, एक्स सीटू कहलाएगा। सो इन सीटू कंजर्वेशन मेथड जो है कंजर्वेशन एरियाज एज वेयर हाउसेज ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। बायोडाइवर्सिटी डिफिनीशन, वाइड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को ही बायोडाइवर्सिटी कहेंगे भाई। बायोडाइवर्सिटी को हम वाइड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ही कहेंगे। इंडेमिक स्पेसीज का एग्जांपल है निकोबार पिजन, वो निकोबार में ही पाया जाता है, इधर उधर नहीं। अब ऐसा नहीं कि बिहार में मिल जाए। प्लांट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, वो है मधुका, मधुका इंसिग्निस। प्लांट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, वो है मधुका इंसिग्निस। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। लोकेशन ऑफ काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये है मणिपुर में। काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये है मणिपुर में। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाई जाती है? तो 22 मई को मनाई जाती है। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाई जाती है? 22 मई को मनाई जाती है। स्टेट विथ रेणुका लेक, रेणुका लेक कहाँ पे भैया? रेणुका लेक जो है ये है हिमाचल प्रदेश में। लोकतक लेक कहाँ पे है? लोकतक लेक है मणिपुर में। सोकार वेटलैंड कहाँ पे है? सोकार वेटलैंड जो है लद्दाख में है, सोकार वेटलैंड। सूर्य सरोवर को रामसर साइट में कब ऐड किया गया था? 2020 में किया गया था। स्टेट विथ सांभर लेक, सांभर लेक कहाँ पे है? राजस्थान में है। सांभर सॉल्ट लेक अगेन राजस्थान में है। स्पेसीज रिस्ट्रिक्टेड टू गिवन एरिया, एक ही एरिया में रहने वाले स्पेसीज को इंडेमिक स्पेसी कहते हैं। स्टेट विथ करिंगाली पुंचा वेटलैंड, करिंगाली पुंचा वेटलैंड कहाँ पे है? केरल में है। मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन इंडिया, ये है वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन भी, और सुंडालैंड्स। ये तीनों जो है वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड सुंडालैंड्स, ये सभी मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं इंडिया में। नॉट वन ऑफ द 36 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, वो है ईस्टर्न घाट। नॉट वन ऑफ द 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, वो है ईस्टर्न घाट का हॉटस्पॉट। लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड वेटलैंड भारत में, वो है सुंदरबन का डेल्टाइक रीजन जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट इन इंडिया, वो है वेस्टर्न घाट। इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट इन इंडिया, वो है वेस्टर्न घाट। मैनग्रोव फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन से रिलेटेड अब देखेंगे। पहला कहता है कि स्टेट विथ मैक्सिमम एरिया ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट, वो है वेस्ट बंगाल में।
स्टेट विथ मैक्सिमम एरिया ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड वो है सुंदरबन का, ठीक है, डेल्टाइक रीजन में जो मैनग्रोव है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे भैया? ये कोरल से बना पैसिफिक ओशियन में ऑस्ट्रेलिया के पास में पड़ता है। ईयर रामसर कन्वेंशन जो कि वेटलैंड के ऊपर है, कब जो है इंडिया इसको अपनाया था? तो 1982 में आया था। रामसर कन्वेंशन 1971 में, रामसर एक शहर है ईरान में, साइन हो गया था, बट इंडिया ने इसको इन्फोर्स किया 1982 में। मिशन ऑफ रामसर कन्वेंशन, तो कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड जो है इसका मिशन है, कंजर्व करना वेटलैंड को। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व जो है, इट इज़ नोन फॉर रेड फॉक्स, ब्लू रॉक पिजन, लैमर डियर भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ये कहाँ पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। क्लोजेस्ट वाइल्ड रिलेटिव ऑफ डोमेस्टिक कैटल फाउंड इन नागरहोल एंड बांदीपुर नेशनल पार्क, वो है गौर। नागरहोल एंड बांदीपुर नेशनल पार्क में पाए जाने वाला ये गौर है, जो कि क्लोजेस्ट वाइल्ड रिलेटिव है डोमेस्टिक कैटल का। डैश फाउंड इन गिर फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, तो एशियाटिक लायन जो है यहीं के इंडेमिक है, यहीं पे पाए जाते हैं एशियाटिक लायन। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एज पार्ट ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब इनिशिएट हुई थी? तो 1988 में हुई थी। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एज पार्ट ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब इनिशिएट हुई थी? तो 1988 में हुई थी। ब्लैक बक नेशनल पार्क नोन एज वेलावदार नेशनल पार्क, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये है गुजरात में। ब्लैक बक नेशनल पार्क, जो कि हम जानते हैं इसको वेलावदार नेशनल पार्क के भी नाम से, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो गुजरात में लोकेटेड है। इंडियाज बायोस्फीयर रिजर्व काउंट टोटल 18 है। भारत में जो है टोटल बायोस्फीयर कितने हैं? तो 18 हैं। द वर्ल्ड्स ओनली मैनग्रोव हैबिटेट फॉर पैंथेरा टिग्रिस स्पेसी, बंगाल टाइगर, ये है सुंदरबन का डेल्टाइक रीजन। एन इंडेंजर्ड स्पेसीज फेसिंग थ्रेट फ्रॉम हैबिटेट लॉस एंड पोचिंग, वो है एशियन एलिफेंट। एन इंडेमिक और या फिर इंडेंजर्ड स्पेसीज फेसिंग थ्रेट फ्रॉम हैबिटेट लॉस एंड पोचिंग, वो है एशियन एलिफेंट। लोकेटेड इन बिहार, पार्ट ऑफ राजगीर एनिमल सेंचुरी, वो है राजगीर का जू। लोकेटेड इन बिहार, पार्ट ऑफ राजगीर एनिमल सेंचुरी, वो है राजगीर जू। डिक्लेयर्ड एज वाइल्ड एस सेंचुरी प्रोटेक्टिंग द एशियाटिक वाइल्ड आस, ये है रण ऑफ कच्छ में, ठीक है। एशियाटिक वाइल्ड आस जो है, एशियाटिक वाइल्ड आस ये रण ऑफ कच्छ में ही पाए जाते हैं, गधे जो हैं। लोकेटेड इन असम, रिनोड फॉर इट्स वन हॉर्न्ड राइनोसोर, ये काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। ये काफ़ी अच्छा कॉरिडोर बनाया जा रहा है यहाँ पे। डैश प्रिवेंट्स फ्लड एंड बैलेंसेस इकोसिस्टम बाई स्टेबिलाइजिंग सॉइल एंड कंजर्विंग वाटर, तो ए फॉरेस्टेशन, यानी कि जितना ही फॉरेस्ट लगा दो, ए फॉरेस्टेशन। तो ए फॉरेस्टेशन जो है प्रिवेंट करता है फ्लड्स को, बैलेंस करता है इकोसिस्टम को, बाय स्टेबिलाइजिंग सॉइल एंड कंजर्विंग वाटर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्रिएटेड टू स्टॉप इलीगल ट्रेड एंड पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, वो 1972 में आया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्रिएटेड टू स्टॉप इलीगल ट्रेड एंड पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, वो कब आया था? 1972 में आया था। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व नोन फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी, ये कहाँ पे लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व जो है नोन फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी, कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। सुंदरबंस का नेशनल पार्क जो है वो वेस्ट बंगाल में है, सुंदरबन डेल्टाइक रीजन में। इंडियन स्टेट विथ 0% फॉरेस्ट एरिया, वो है लक्षद्वीप, ठीक है। 2019 का रिपोर्ट आया था ISFR का, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से लक्षद्वीप में जो है 0% फॉरेस्ट एरिया है। न्यूरा वैली नेशनल पार्क, न्यूरा वैली नेशनल पार्क होम टू यूनिक वाइल्ड लाइफ लाइक रेड पांडाज एंड क्लाउडेड लियोपार्ड्स, इट इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। न्यूरा वैली नेशनल पार्क जो है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में है। मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्पीसीज लाइक अमाल्टास, जिसे हम गोल्डन सावर ट्री भी कहते हैं।
बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ पे भैया? बुक्सा नेशनल पार्क जो है वेस्ट बंगाल नियर भूटान बॉर्डर में है, पड़ता है। मतलब भूटान में नहीं है बट नियर भूटान बॉर्डर है, वेस्ट बंगाल में ये पड़ता है। एराविकुलम नेशनल पार्क नोन फॉर द नीलगिरी ताहर, ठीक है। एराविकुलम नेशनल पार्क नोन फॉर द नीलगिरी ताहर एंड नील कुरिंजी फ्लावर, ये कहाँ पे है? ये केरल में। नील कुरिंजी फ्लावर और नीलगिरी ताहर जो है एराविकुलम नेशनल पार्क केरल में पड़ते हैं। भादरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, भादरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों लोकेटेड है कर्नाटक में। भादरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? कर्नाटक में। द यूरोपियन कमीशन लॉन्च्ड द यूनाइटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी कोलिशन, द यूरोपियन कमीशन लॉन्च द यूनाइटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी कोलिशन। सैंडलवुड इज द स्टेट ट्री ऑफ कर्नाटक, सैंडलवुड जो है स्टेट ट्री है कहाँ पे? कर्नाटक का। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है उड़ीसा में। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये है उड़ीसा में। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 रिलेटेड टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878, ये रिवीजन हुआ था इसका। द रोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? त्रिपुरा में। रोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? त्रिपुरा में। बुरैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? बुरैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तो ये है आसाम में। बुरैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? आसाम में। बघमारा पिक्चर प्लांट सेंचुरी कहाँ पे है? तो ये है मेघालय में। बघमारा पिक्चर प्लांट सेंचुरी कहाँ पे है? मेघालय में। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो राजस्थान में। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? राजस्थान में। चिपको स्लोगन इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, ये कहाँ पे है? ये कॉइन किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। चिपको स्लोगन इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी वाज कॉइन्ड बाय सुंदरलाल बहुगुणा। रेड डेटा बुक प्रोवाइड्स एन अकाउंट ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि द चिपको स्लोगन इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी वाज कॉइन्ड बाय, द चिपको स्लोगन इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी ये सुंदर लाल बहुगुणा ने दिया था। द रेड डेटा बुक प्रोवाइड्स एन अकाउंट ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। रेड डेटा बुक जो है ये किसका अकाउंट देता है? तो ये इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो है इसमें अकाउंट हमें मिलता है, इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स का। द IUCN रेड लिस्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना का ये हमें अकाउंट देता है। रेड डेटा बुक रिकॉर्ड्स ऑल इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, रेड डेटा बुक से हमें ऑल इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स का पता चलता है। द फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया, कब मनाया जाता है? फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट जो है भारत में मनाया जाता है जुलाई में, ठीक है। कब? तो जुलाई में। साइलेंट वैली मूवमेंट केरला में कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 1973 में। साइलेंट वैली मूवमेंट जो है केरला में कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में। पेंच टाइगर रिजर्व लोकेटेड है कहाँ पे? तो ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। पेंच टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। मध्य प्रदेश हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन इंडिया, मध्य प्रदेश हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन इंडिया। मध्य प्रदेश में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन इंडिया, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में 1973 में स्टार्ट हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में 1973 में स्टार्ट हुआ था। सरिस्का एंड रणथंभौर आर रिजर्व फॉर टाइगर, सरिस्का और रणथंभौर जो है रिजर्व है टाइगर्स के लिए। द बेतवा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, बेतवा रिवर जो है ये रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ओरिजिनेट होता है। बेतवा रिवर जो है रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ओरिजिनेट होता है। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आसाम में है, ठीक है। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? आसाम में है। मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है? आसाम में है अगेन। मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है? आसाम में है अगेन। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे है? डेजर्ट नेशनल पार्क है राजस्थान में। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये है राजस्थान में। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब इनेक्ट हुआ था? तो 1972 में हुआ था। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब इनेक्ट हुआ था? 1972 में हुआ था। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है।
लायन टेल्ड मकाऊ ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक की एनिमल है। ठीक है, लायन टेल्ड मकाऊ जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक की एनिमल है। लायन टेल्ड मकाऊ आर ऑल्सो नोन एज बियर्ड लंगूर, इनके दाढ़ी जैसी होती है। लायन टेल्ड मकाऊ आर ऑल्सो नोन एज बियर्ड लंगूस। नॉर्केक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? नॉर्केक है मेघालय में। नॉर्केक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? तो यह है मेघालय में। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? बुक्सा टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल में। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पे है? यह है कर्नाटक में। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? जो कि यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व है, लेटेस्ट ये है 2018 में इसको किया गया था। कंचनजंगा सिक्किम में है। ठीक है, कंचनजंगा जो है नेशनल पार्क लेटेस्ट है, 2018 में इसको यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में ऐड किया गया था और ये पड़ता है सिक्किम में। वाइल्ड लाइफ रिजर्व एंड नेशनल पार्क से रिलेटेड सवाल देख लेंगे। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? राजस्थान में है। सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में अलवर जिले में। सरिस्का नेशनल पार्क जो है राजस्थान के अलवर जिले में है, याद रखें कहाँ पे? अलवर जिले में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये एमपी में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में ही है। डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? डंपा टाइगर रिजर्व जो है ये मिजोरम में है। डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मिजोरम में। कान्हा नेशनल पार्क कान्हा नेशनल पार्क में जो कंजर्वेशन होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट एक जानवर है सिंघा, जिसे हम स्वैम्प डियर कहते हैं। उसका कंजर्वेशन कान्हा नेशनल पार्क एमपी में होता है। पेरियार नेशनल पार्क है वेस्टर्न घाट में, केरल में। पेरियार टाइगर रिजर्व जो है केरल में वेस्टर्न घाट में पड़ता है। सबरीमाला पिलग्रिमेज सेंटर, जहाँ पे काफ़ी बवाल होता है, पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर ही है, कि मतलब मेंसुरेटिंग वुमेन्स को अलाउड नहीं किया जाता है इसमें। सुंदरबंस टाइगर रिजर्व जो है नोन फॉर इट्स मैनग्रोव फॉरेस्ट एंड बंगाल टाइगर इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। सुंदरबंस टाइगर रिजर्व known for its mangrove forest and Bengal tiger is located in West Bengal. Asian black bear and snow leopard were found in Nanda Devi Valley of Flower National Park, जो कि पड़ता है उत्तराखंड में। एशियन ब्लैक बक बियर जो है, एशियन ब्लैक बक नहीं, एशियन ब्लैक बियर एंड स्नो लिपर्ड दे आर फाउंड इन द नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, जो कि पड़ता है उत्तराखंड में। तदोबा अंधारी टाइगर प्रोजेक्ट जो है, इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कियोलादियो नेशनल पार्क, कियोलादियो भरतपुर वाला, कियोलादियो नेशनल पार्क नोन एज भरतपुर बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। यहाँ पे साइबेरियन क्रेन आ जाते हैं। ठीक है। सिंपली पाल टाइगर रिजर्व जो है, ये जो है नोन फॉर द बंगाल टाइगर पॉपुलेशन, इट इज़ लोकेटेड इन उड़ीसा। सिंपली पाल टाइगर रिजर्व नोन फॉर बंगाल टाइगर पॉपुलेशन, ये कहाँ पे लोकेटेड है? उड़ीसा में। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। पन्ना नेशनल पार्क जो है रिनोड फॉर टाइगर कंजर्वेशन एंड सीनिटिक ब्यूटी, इट इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क रिनोड फॉर टाइगर कंजर्वेशन एंड सीनिक ब्यूटी इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। अमराबाद टाइगर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश में है, लोकेटेड है नल्लामाला हिल्स में। ये टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए इसको जो है रखा गया है। यहाँ पे टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स होता है। सुंदरबंस नेशनल पार्क ऑल्सो शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विथ बांग्लादेश। सुंदरबन नेशनल पार्क जो है ऑल्सो शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ बांग्लादेश। इंद्रावती टाइगर रिजर्व, पार्ट ऑफ इंद्रावती रिवर बेसिन, इट इज नोन फॉर डाइवर्स वाइल्ड लाइफ, इट इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। इंद्रावती टाइगर रिजर्व, पार्ट ऑफ इंद्रावती रिवर बेसिन, इट इज नोन फॉर इट्स डाइवर्स वाइल्ड लाइफ, इट इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोन फॉर वेरीड फौना कंजर्वेशन एफर्ट, ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोन फॉर इट्स वेरीड फौना कंजर्वेशन, कर्नाटक में है। कंचनजंगा नेशनल पार्क नोन फॉर कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पे है? सिक्किम में। कंचनजंगा नेशनल पार्क नोन फॉर कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ये सिक्किम में है।
नागरहोल नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क जो है, नागरहोल नेशनल पार्क आपका नीलगिरी, इट इज़ द पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। दिस रिजर्व इज क्रूशियल फॉर प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी इन वेस्टर्न घाट। किसके लिए इम्पोर्टेंट है? ताकि बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया जा सके वेस्टर्न घाट में। बांदीपुर नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक में। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? कर्नाटक में। बांदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड इन कर्नाटक इज पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व नोन फॉर टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट। बांदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड इन कर्नाटक, इट इज पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व नोन फॉर टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स। सतारा इज अ सिटी इन महाराष्ट्र नियर प्रोटेक्टेड एरिया, नियर प्रोटेक्टेड एरिया। मध्य प्रदेश इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में इंडिया का सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है, जैसे कि कान्हा हो गया, बांधवगढ़ हो गया, पेंच टाइगर रिजर्व हो गया। मानस टाइगर रिजर्व, इट इज़ लोकेटेड इन आसाम, रिनोड फॉर इट्स डाइवर्स वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग यहाँ पे बंगाल टाइगर्स, इंडियन राइनोसोर्स वगैरह भी पाए जाते हैं। और ये थोड़ा सा बॉर्डर भूटान से भी लगाता है। अगला देख लेंगे। अगला कहता है कि मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नोन फॉर इट्स इंडेंजर्ड स्पीसी एंड रिच बायोडाइवर्सिटी। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये आसाम में लोकेटेड है। मानस नेशनल पार्क इट इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नोन फॉर इट्स इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड रिच बायोडाइवर्सिटी। कहाँ पे लोकेटेड है? आसाम में। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज लोकेटेड इन आसाम, इज नोटेबल फॉर इट्स इंडेंजर्ड स्पीसीज लाइक आसाम रूफ्ड टर्टल और पिग्मी हॉग भी यहाँ पे पाया जाता है। गिर फॉरेस्ट, गिर फॉरेस्ट इज द ओनली नेचुरल हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन का एकमात्र हैबिटेट है वर्ल्ड में। ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है। गिर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन गुजरात एंड इट्स इज फेमस फॉर बीइंग लास्ट रिमेनिंग होम ऑफ द एशियाटिक लायन। ये किसका है घर आखिरी? तो एशियाटिक लायन का। बांधवगढ़ नेशनल पार्क is in मध्य प्रदेश, renowned for its significant population of बंगाल टाइगर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है इट इज़ इन मध्य प्रदेश, renowned for its significant population of बंगाल टाइगर्स। दचिगम नेशनल पार्क, दचिगम नेशनल पार्क जो है इट इज़ नोन फॉर द इट्स इंडेंजर्ड हंगूल, जिसे हम कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं, रिच वाइल्ड लाइफ जो है ये जम्मू कश्मीर में। दचिगम मतलब होता है 10 गांव का संगम। दुधवा टाइगर रिजर्व इज इन तराई रीजन, इट इज़ नोन फॉर द डाइवर्स वाइल्ड लाइफ एंड ये जो है बंगाल टाइगर्स भी यहाँ पे देखे जाते हैं और राइनोसोर्स भी यहाँ पे देखे जाते हैं। ये यूपी में पड़ता है। दुधवा नेशनल पार्क जो है इट इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश एंड इज नोटेबल फॉर रिच बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन स्पीसीज लाइक स्वैम्प डियर को भी यहाँ पे कंजर्व किया जाता है। कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व is within the Western Ghat and is known for its significant tiger population and biodiversity। ये कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु में। कवल टाइगर रिजर्व नोन फॉर इट्स एफर्ट्स इन टाइगर कंजर्वेशन एंड रिच फ्लोरा एंड फौना। ये कहाँ पे है? तो ये तेलंगाना में है। रणथंभौर नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में पड़ता है, फेमस है बंगाल टाइगर्स और हिस्टोरिकल फोर्टिफिकेशन के लिए। रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो कि नोन है अपने लार्ज पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर एंड हिस्टोरिक साइट्स। ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में जो पड़ता है, काजीरंगा नेशनल पार्क इट इज़ रिनोड एज, मतलब ये प्रसिद्ध है अपने प्राइमरी नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनोसोर। एक सिंग वाला जो है राइनोसोर यहीं पे रहता है, इंडेमिक है यहाँ का। काजीरंगा नेशनल पार्क इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नोटेड फॉर इट्स पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न्ड राइनोसोरस। ये कहाँ पे है? तो ये आसाम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन आसाम, इट इज़ फेमस फॉर द हाउसिंग एंड द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडियन राइनोसोर्स इन द वर्ल्ड, यानी कि ये वन हॉर्न जो राइनोसोर्स हैं उनका ये गढ़ है बिल्कुल। काजीरंगा नेशनल पार्क रिनोड फॉर, ठीक है, रिनोड फॉर इट्स वन हॉर्न राइनोसोर्स, सेमी क्वेश्चन, आसाम में है। कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व एक की कंजर्वेशन एरिया फॉर बंगाल टाइगर। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। जिम कॉर्बेट के नाम पे बना कॉर्बेट नेशनल पार्क टाइगर्स के लिए
ये 1936 में बना था। इट वॉज इनिशियली सेटअप टू प्रोटेक्ट द बंगाल टाइगर इन उत्तराखंड। कहाँ पे? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड इन उत्तराखंड इज वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट पार्क डेडिकेटेड टू बंगाल टाइगर कंजर्वेशन। मेलघाट टाइगर रिजर्व पार्ट ऑफ सतपुड़ा मैकाल लैंडस्केप एंड नोन फॉर इट्स डाइवर्स वाइल्ड लाइफ। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। रीनेम्ड कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में। द फर्स्ट नेशनल पार्क इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया सिचुएटेड इन उत्तराखंड, ये था हेली नेशनल पार्क। इसको बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया था। द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन 1986। ठीक है, इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना था 1986 में। ये पड़ता है कर्नाटक में भी, तमिलनाडु और केरल में। वेस्टर्न घाट में ये पूरा फैला हुआ है। 3 स्टेट में ये इसका स्प्रॉलिंग है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। साइलेंट वैली नेशनल पार्क नोन फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग द इंडेंजर्ड मालाबार जायंट स्क्वायरल। ये लोकेटेड है कहाँ पे? केरल में। अब हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ रिजर्व एंड कंजर्वेशन से सवाल। दच्चिगम बायोस्फीयर रिजर्व ये लोकेटेड है कहाँ पे? ये है जम्मू कश्मीर में। दच्चिगम मतलब होता है 10 गांव, और यहाँ पे इंडियन हंगूल, कश्मीरी स्टैग जिसको कहते हैं, ये पाए जाते हैं। हेमिस नेशनल पार्क फेमस फॉर इट्स स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन, ये लोकेटेड है कहाँ पे? ये लोकेटेड है लद्दाख में। हेमिस नेशनल पार्क फेमस फॉर इट्स स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन कहाँ पे है? लद्दाख में। नेशनल चंबल सेंचुरी स्पैनिंग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में फैला हुआ है। रिनोड फॉर इट्स कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकल इंडेंजर्ड घड़ियाल को ये कंजर्व करता है, रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल को कंजर्व करता है, एंड गंगा रिवर डॉल्फिन को भी ये कंजर्व करता है। गिंडी नेशनल पार्क लोकेटेड विद इन चेन्नई सिटी एंड नोन फॉर इट्स अर्बन ग्रीन स्पेस, ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। द विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी डेडिकेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन, ये कहाँ पे है? ये भागलपुर में है। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर, बिहार में। द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व नोटेबल फॉर इट्स मैरीन बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग डुगोंग्स जो हैं ये तमिलनाडु में पाए जाते हैं। गुरु घासीदास नेशनल पार्क नोन फॉर इट्स डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, इट इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व भी बन गया अभी। कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्ट ऑफ दुधवा टाइगर रिजर्व एंड नोटेड फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये है भैया उत्तर प्रदेश में। प्रोजेक्ट एलिफेंट एम्ड एट कंजर्विंग एलिफेंट पॉपुलेशन एट देयर हैबिटेट्स, इट वॉज लॉन्च इन इंडिया इन विच ईयर? तो 1992 में इसको लॉन्च किया गया था। पेंच टाइगर रिजर्व इट इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। थोड़ा सा स्प्रॉलिंग इसका महाराष्ट्र में फैला हुआ है पेंच का, वैसे प्राइमरली जो है मध्य प्रदेश में ही है। ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स नोन फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी, इट इज़ लोकेटेड इन कोडगू जिला है ये पुरनाटक का, वहाँ पे कोडगू में ये लोकेटेड है। द सोनीपत एलिफेंट रिजर्व, द सोनीतपुर एलिफेंट रिजर्व एक आसाम में है। सोनीतपुर जो है जिला भी पड़ता है आसाम का। एज ऑफ 2019 इंडिया इज होम टू 104 नेशनल पार्क्स हैं भारत में। एज ऑफ 2019 की बात है, 104 थे। नंदफा नेशनल पार्क द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ ईस्टर्न हिमालय सब रीजन, ये कहाँ पे है? नंदफा। तो नमदफा है अरुणाचल प्रदेश में। बंकापुरा पीकॉक सेंचुरी डेडिकेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन पी फाउल, ये है गडाग जिला कर्नाटक में। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ सिक्किम इज नोन फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी एंड माउंटेनियस टेरेन एंड इज ऑल्सो नोन फॉर रेड पांडा। रेड पांडा के लिए भी फेमस है। ठीक है, अगला देख लेंगे। अगला कहता है कि किश्तवाड़ नेशनल पार्क नोन फॉर इट्स रग्ड टेरेन एंड रिच बायोडाइवर्सिटी, ये होम है हिमालयन ब्लैक बियर का और स्नो लिपर्ड का। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है इट इज़ नोन फॉर इट्स रग्ड टेरेन
and rich biodiversity. It is home to Himalayan black bear and snow leopard. Pin Valley National Park. Pin Valley National Park recognized for its cold desert environment and rare species. ये कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है. कुलीक बर्ड सेंचुरी. कुलीक बर्ड सेंचुरी a significant nesting site for migratory birds like the ओरिएंटल वाइट आइबिस. इट इज़ लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल. कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में. लोधी गार्डन जो दिल्ली में है. लोधी गार्डन्स इन दिल्ली फॉर्मली नोन एज लेडी वेलिंगडन पार्क. ये रिनोड है किस चीज़ के लिए? तो हिस्टोरिकल टॉम्स एंड लैंडस्केपिंग के लिए जो है ये रिनोड है. हिस्टोरिकल टॉम्स एंड लैंडस्केपिंग के लिए रिनोड है. भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गोवा. ये नोन है अपने रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए और दूध सागर फॉल के लिए. द इंटरनेशनल एग्रीमेंट इंश्योरिंग ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल. ये साइट्स है. इसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा. इसके तहत जो है बहुत सारे स्पीसीज का ट्रेड नहीं कर सकते और जो अलाउड है उसका कर सकते हैं. अंडर IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल प्रोडक्ट, नेचर एंड नेचुरल हैबिटेट. तो ये जो है ये टाइगर को जो है इंडेंजर्ड स्पीसी में रखा है इसने, रिफ्लेक्टिंग ए हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड लाइफ. कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है भैया? कॉर्बेट नेशनल पार्क जो जिम कॉर्बेट की बात करें, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व डिस्पाइट इट्स सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी. इसको जो है अभी तक शामिल नहीं किया गया है, बायोस्फीयर रिजर्व नहीं बनाया गया है. एज ऑफ 2017 इंडिया हैज़ इस्टेब्लिश्ड हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व. तो इंडिया में जो है 2017 की डेटा की बात करें और अभी भी 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं एज पार्ट ऑफ यूनेस्कोस मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसे मैब कहा जाता है. द बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्स इस्टेब्लिश्ड इन 1890 टू डॉक्यूमेंट एंड कंजर्व इंडियाज प्लांट डाइवर्सिटी. इट इज़ लोकेटेड इन कोलकाता. द बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्स established in 1890 to document and conserve India's plant diversity. It is located in Kolkata. Operation Clean Art, an Indian initiative to crack down on smuggling of mangrove hair. It is used in traditional paint brushes and protected under wildlife conservation law. अगला सवाल देख लेंगे. अगला सवाल कहता है कि द चीता वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया 1952 में. प्राइमरली क्यों एक्सटिंक्ट की हुआ ये? क्योंकि इसका हैबिटेट लॉस हो गया, लिमिटेड इसके जो है खाने का सामान था, प्रे इसका लिमिटेड था और हंटिंग भी लोगों ने खूब करी. द लायन टेल्ड मकाऊ फेसिंग हैबिटेट लॉस, जो कि नीलगिरी तार में रहता है, ये एक इंडेंजर्ड स्पेसी जो है मान लिया गया है. इंडेंजर्ड स्पेसी मतलब खतरा है इसको काफ़ी ज़्यादा. गहीरमाथा मैरीन सेंचुरी known for its crucial role in conservation of olive ridley sea turtle and marine biodiversity. ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये है उड़ीसा में. गहीरमाथा मैरीन सेंचुरी known for its crucial role in conservation of olive ridley turtle and marine biodiversity. ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है उड़ीसा में. लोखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है लाइंग ऑन सदर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर. इट इज़ लोकेटेड इन असम. ठीक है, लोखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइंग ऑन द सदर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर. इट इज़ लोकेटेड इन असम. अकॉर्डिंग टू 2018-19 का टाइगर पॉपुलेशन जो एस्टिमेशन हुआ था, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, रिनोड फॉर सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है यहाँ पे बंगाल टाइगर्स का. बरनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोन फॉर इट्स डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना एंड एज क्रिटिकल हैबिटेट फॉर सेवरल इंडेंजर्ड स्पीसीज. ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है. ठीक है, बरनावा पारा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोन फॉर इट्स डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना एंड एज ए क्रिटिकल हैबिटेट फॉर सेवरल इंडेंजर्ड स्पीसीज. कहाँ पे लोकेटेड है? छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है. पॉल्यूशन से सवाल देख लेंगे. द
The Central Ministry of Environment, Forest and Climate Change notified e-waste management rule 2022 का, which are expected to come into effect. कब इफेक्टेड हो जाएगा? तो 1 अप्रैल 2023 से इफेक्ट हो जाएगा ये. The leather tanning industry is a major pollutant. The leather tanning industry is a major pollutant in tanning processes and is known for releasing chromium ions into environment. क्या रिलीज करता है? तो क्रोमियम आयंस रिलीज करता है इन्वायरमेंट में. The Water Prevention and Control of Pollution Act, which provides a framework for regulation and control of water pollution, ये कब पास हुआ था? तो 1974 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट पास हुआ था 1974 में. The process of waste water treatment involving the removal of contaminant from wastewater to produce treated effluent that is less harmful to environment is commonly referred to as sewage treatment. इसको क्या बोलते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट बोलते हैं. बहुत आसान था ये. द GDP मेजर एडजस्टेड टू द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन. जितना मतलब मान लो कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होगा उतना ही GDP को लॉस होगा. तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करने के लिए ग्रीन GDP लाना जरूरी है. So the GDP measures adjusted for environmental pollution and natural resource exploitation is called green GDP. इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन GDP बोलते हैं. DDT has an adverse effect on environment because it can kill beneficial insects like bees. ठीक है, DDT has an adverse effect on environment because it can kill beneficial insects like bee को भी ये मार देता है. Mitigation, which involves implementing strategies and technologies to decrease the environmental impact of pollution. It refers to reducing the degree or intensity of pollution or eliminating it. The project aiming to raise awareness about plastic pollution and demonstrating recycling phase plastic waste is Flip Flop, the world's first sailing boat made entirely of plastic waste. Solids like fats हो गया, grease हो गया, oil हो गया, that float on the top of liquid waste water are called sludge. Solids like fats, grease and oil that float on the top of liquid wastewater is called sludge. Method to estimate the number of fishes and their distribution in given area measured by number of fish caught per trap is called the population density of fish in lakes. Is called the population density of fish in lakes. A high coliform count in wastewater indicates high level of fecal matter. High coliform count जो वाटर में high level of fecal matter को दिखाता है. The process of natural aging of a lake due to enrichment of its water by biological nutrient is called eutrophication. The process of natural aging of a lake due to enrichment of its water by biological nutrients is called eutrophication. Biomagnification is well established for mercury. Bod 5 measure assesses the amount of oxygen required by microorganisms to decompose organic matter in water over 5-day period, referring to biochemical oxygen demand in 5 days. BOD in 5 बोलते हैं इसको. Ichornia crassipes, considered the world most problematic aquatic weed, is commonly known as water hyacinth. पूरा ग्रीन कर देता है वाटर बॉडी को. Scientific name of the common water hyacinth is Ichornia. कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए पॉल्यूटेंट बिकॉज इट रिएक्ट्स विथ हीमोग्लोबिन. ये क्या करता है कि ऑक्सीजन का लेवल आपके बॉडी में कम कर देता है. इट कंबाइंस वेरी स्ट्रांगली विथ द हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को लात मार देता है. ये लिचेंस आर यूज्ड एज, लिचेंस जो हैं यूज किए जाते हैं एज ए बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन. लिचेंस जो होते हैं दे आर यूज्ड एज ए बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन. Lichens monitor air pollution to their sensitivity to air quality changes. अगर lichens की संख्या कम हो गई, lichens कम हो गए
जो ग्रीन ग्रीन दिखता है अपना, आपको दिखता होगा पेड़ पे ग्रीन जैसा लगा रहता है, वो लीचेन कहलाता है। अगर वो कम हो रहा है, इसका मतलब एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ लीचेंस इंडिकेट सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन। एक्सेसिव ग्रोथ हो जाए जब लीचेन का, तो सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन हो जाएगा। लीचेन सर्व एज ए बायो इंडिकेटर फॉर एयर पोल्यूशन। ठीक है, लीचेन जो है सर्व करता है एज ए बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। स्मॉग यानी कि स्मोक प्लस फॉग को स्मॉग बोलते हैं। स्मॉग यानी कि स्मोक प्लस फॉग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। बेस्ट मेथड फॉर मैनेजिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बेस्ट मेथड फॉर मैनेजिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज रिसाइकलिंग। एक्सेसिव रिचनेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन ए वाटर बॉडी, इसे हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। एक्सेसिव रिचनेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन ए वाटर बॉडी इज नोन एज यूट्रोफिकेशन। यूवी रे यानी कि अल्ट्रा वायलेट ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इज इनएक्टिवेट्स बैक्टीरिया। अगर आप यूवी ट्रीटमेंट करते हैं वाटर में, तो आप, इसका मतलब है कि बैक्टीरिया मर जाएंगे वाटर में। सल्फर डाइऑक्साइड कॉजेज द ताजमहल टू टर्न येलो। अब सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से जो है ताजमहल येलोइश होता जा रहा है। ठीक है, उसका कलर खराब होता जा रहा है। फाइन सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन एयर are called aerosols. Fine solid particles or liquid droplets suspended in air are called aerosols. Accumulation of non-degradable chemicals as each trophic level describes biological magnification. Accumulation of non-degradable chemicals at each trophic level describes biological magnification. Biological magnification. मार्बल कैंसर इन ताजमहल इज कॉज्ड बाय सल्फर डाइऑक्साइड। इसके वजह से जो है येलो होता जा रहा है ताजमहल का कलर। ऑयल स्पिल्स प्राइमरली अफेक्ट व्हाट। ऑयल स्पिल्स प्राइमरली अफेक्ट करता है मैरीन इकोसिस्टम को। अगर समुंदर में तेल का स्पिल हो जाए तो मैरीन इकोसिस्टम तो मरेगा ही ना भैया। द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन वर्ल्ड वाइड वो है सीवेज एंड गार्बेज। द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन वर्ल्ड वाइड इज सीवेज एंड गार्बेज। प्रोसेस यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू रिमूव और न्यूट्रलाइज पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम कंटामिनेटेड साइट्स इज कॉल्ड बायो रिमेडिएशन। प्रोसेस यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू रिमूव और न्यूट्रलाइज pollutants from contaminated site is called bioremediation. Acid rain is caused by atmospheric pollution with oxides of nitrogen and sulfur. Acid rain is caused by atmospheric pollution with oxides of nitrogen and sulfur. The most serious air pollution causing health hazard is carbon monoxide. The most serious air pollution causing health hazard is carbon monoxide. Water hyacinth helps control water pollution from industrial effluents. Water hyacinth helps control water pollution from industrial effluents. Sludge from sewage treatment can be decomposed to produce biogas. Sludge from sewage treatment can be decomposed to produce biogas. Wastewater from kitchen and similar residential activities is called sludge water or sewage water. Wastewater from kitchens and similar residential activities is called sewage water. Reverse osmosis is used for water treatment. Reverse osmosis is used for water treatment. DDT spraying causes soil and water pollution. DDT के spraying से क्या होता है? Soil and water pollution होता है. The manufacturing industry produces most solid waste. The manufacturing industry produces most solid waste. The arsenic problem in India is primarily due to over exploitation of groundwater. The arsenic problem in India is primarily due to over exploitation of groundwater. 11% of Delhi residents suffer from which disease? तो अस्थमा एंड रिंटिस से सफ़र करते हैं, रिंटिस से। 11% of Delhi residents suffer from asthma and rhinitis. The Great Smog of 1952 affected London. The Great Smog of 1952 affected London. Carbon monoxide from automobile exhaust is poisonous. ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से निकलता हुआ काफ़ी पॉइजनस होता है.
कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इज हाईएस्ट ड्यूरिंग ऑटोमोबाइल एक्सेलरेशन, जैसे आप गाड़ी तेज भगाते हैं तो सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत तेज से निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, मतलब फ्यूल अच्छे से नहीं जले, कंबशन उसका अच्छे से ना हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए पॉइजनस पोल्यूशन। एग्जॉस्ट कहाँ से निकलता है, तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से निकलता है। मार्बल कैंसर रेफर्स टू corrosion of marble due to acid rain. Marble cancer refers to the corrosion of marble due to acid rain. Biodegradable substance can be broken down by biological process. Biodegradable substance जो है they can be broken down by biological processes. Acid rain has pH of less than 5.6. Acid rain का जो होता है काफ़ी एसिडिक होता है, less than 5.6 होता है इसका। प्लास्टिक इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रेक डाउन हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, बायोलॉजिकली नहीं होता है। ब्रिकेटिंग इज द लीस्ट प्रीफर्ड टेक्निक फॉर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, मतलब सॉलिड वेस्ट को ब्रिकेट बना दो, ईंट बना दो उसका। बैक्टीरिया हेल्प कन्वर्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज इनटू यूजफुल सब्सटेंसेस। बैक्टीरिया हेल्प करते हैं कन्वर्ट करने में बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को किस में बदलते हैं, यूजफुल सब्सटेंसेस में। डीओ यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन इज इन रिवर इज टिपिकली अराउंड 5 पार्ट पर मिलियन विच इज इसेंशियल फॉर एक्वेटिक लाइफ। ऑक्सीजन जो है 5 पार्ट पर मिलियन ppm जब होगा तो वो काफ़ी इसेंशियल होता है एक्वेटिक लाइफ के लिए। ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कुछ सवाल हैं, देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है ग्लोबली तो हीट ट्रैप करती है वो और ग्लोबली वार्मिंग होती है। सो ग्लोबल वार्मिंग कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स लीड्स टू क्लाइमेट चेंज विच थ्रेटन्स लाइफ ऑन अर्थ थ्रू व्हाट, थ्रू एक्सट्रीम वेदर एंड कंडीशन होगा और फ्लडिंग भी होगी। द यूनाइटेड नेशंस ग्रीन क्लाइमेट फंड, The United Nations Green Climate Fund is headquartered in South Korea, specifically in Songdo. कहाँ पे ये, साउथ कोरिया में सोंगडो में है। The Special Climate Change Fund established in 2001 by Conference of the Parties of UNFCCC. The Special Climate Change Fund जो है it was established in 2001 by Conference of the Parties to UNFCCC. The Kyoto Protocol, the Kyoto Protocol is associated with climate change and aims to reduce greenhouse gas emission. ठीक है, the Kyoto Protocol is associated with the climate change and aims to reduce the greenhouse gas emission. The Kyoto Protocol is related to what? Kyoto Protocol जो है ये Convention on Climate Change से related है, Convention on Climate Change से related है। दोस्तों मेरे भाइयों, ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ, इसका मास्टर वीडियो मैंने बना दिया है। आप अगर चैनल पे अभी भी नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका सब कुछ मैंने कवर कर दिया, इंडियन ज्योग्राफी कवर कर रखा हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर कर रखा हूँ, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बची थी वो भी कवर कर दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नए वीडियो में, नया मास्टर वीडियो। बाय बाय।